नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2022 के दिन गुजरात गवर्नमेंट ने बलात्कार और हत्या के आरोप में 15 साल से सजा काट रहे 11 आरोपियों की सजा माफ कर दी और उसके बाद इन लोगों को जेल से रिलीज कर दिया गया। जब ये आरोपी अपने गांव पहुंचे तो यहाँ पे इन लोगों का अच्छे से स्वागत किया गया। इसके बाद इन आरोपियों के गले में फूल और मालाएं डाली गई और इसके अलावा इन लोगों के लिए अलग से पार्टी रखी गई। इस पार्टी में बाकायदा इनकी फोटो ली गई, इन लोगों के वीडियो बनाए गए और उन वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। जब ये वीडियो जनता के सामने आई तो जनता ने गुजरात गवर्नमेंट से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर क्यों बलात्कार और हत्या के आरोपियों की सजा को माफ किया गया। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता तो मैं आज इस वीडियो में इस केस के बारे में बताऊंगा कि कैसे इन आरोपियों ने, इन लोगों ने एक छोटी सी बच्ची को पत्थर पे पटक पटक के मार डाला और इसके अलावा एक अबला महिला के साथ कैसे इन लोगों ने बलात्कार किए और इसके अलावा कई सारे लोगों को जान से मार दिया गया और आखिर क्यों ऐसे लोगों को गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज किया और इसके पीछे क्या कहानी है, इस स्टोरी के पीछे पूरी क्या कहानी है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोग के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से। जैसे कि आप लोगों को पता है, 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और उसके बाद कई बार कोशिश हुई कि बाबरी मस्जिद की जगह वहां पे मंदिर बनाया जाए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसी तरीके से सन 2002 के दिन विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर से जितने भी कार सेवक होते हैं उनको अयोध्या बुला लिया। तो दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये बात आएगी कि कार सेवक कौन होते हैं। तो भाई लोग, कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के या बिना किसी लेन देन के कोई काम करते हैं, उन्हें कार सेवक कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये लोग जो धर्म से रिलेटेड काम को करना पसंद करते हैं या कोई भी होगा वो धर्म से रिलेटेड काम ही करेगा, तो इन लोगों को कार सेवक कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से सन 2002 में भी बहुत सारे कार सेवकों को अयोध्या बुलाया गया। तो काफ़ी सारे कार सेवक अयोध्या पहुंचे, उन्होंने वहां पे अयोध्या में अपनी निःशुल्क सेवाएं दी और उसके बाद 27 फरवरी 2002 के दिन काफ़ी सारे कार सेवक एक साथ अयोध्या से अहमदाबाद के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में निकल गए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये ट्रेन गोधरा के पास पहुंची और गोधरा में थोड़ी देर ये ट्रेन रुकी, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही गोधरा स्टेशन से ये ट्रेन निकलने को होती है तो कोई चेन खींच देता है। उसके बाद क्या होता है, जिस डिब्बे में ये 60 कार सेवक बैठे हुए थे, कोई उस डब्बे में हमला कर देता है। मतलब बहुत सारे लोग तलवार लेके और डंडे लेके इस डब्बे में हमला कर देते हैं और जितने भी कार सेवक थे उन्हें मारना शुरू कर देते हैं बेरहमी से। कोई पत्थर फेंकता है, कोई तलवार से हमला करता है, कोई लाठी से हमला करता है। उसके बाद इस डब्बे में आग लगा दी जाती है और खासकर उसी डब्बे में आग लगाया जाता है जिस डब्बे में ये कार सेवक थे और धीरे धीरे करके ये आग 2-4 डब्बों में और लग जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जितने भी कार सेवक थे उनकी जल के मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही आम पब्लिक को इस बारे में पता चलता है कि कुछ लोगों ने या कुछ खास धर्म के लोगों ने इन कार सेवकों की हत्या कर दी, वो भी जला के बेरहमी से, उसके बाद पूरे गुजरात में राइट्स हो जाते हैं, मतलब दंगे हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सन 2002 का गोधरा राइट्स, इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, इस राइट्स की शुरुआत इसी तरीके से हुई थी। उसके बाद क्या होता है, पूरे गुजरात में बुरी तरीके से राइट्स हो जाते हैं। हर जिले में, गुजरात के हर इलाके में लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो दोस्तों, इसी तरीके से गुजरात में एक जिला पड़ता है जिसको दाहोद जिले के नाम से जाना जाता है। इस जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है रदीकपुरा। उस गांव में एक परिवार रहता था, उस परिवार में एक लेडी थी जिनका नाम था बिल्किस बानो। तो दोस्तों, बिल्किस बानो 21 साल की थी और उनकी शादी हो गई थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 3.5 साल की। इसके अलावा जो बिल्किस बानो थी वो 5 महीने प्रेग्नेंट भी थी, मतलब उनके पेट में बच्चा भी था। तो दोस्तों, ये जो इनकी फैमिली थी वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। इनकी फैमिली में 7 से 8 लोग रहते थे। तो दोस्तों, जिस दिन ये राइट्स हुआ उस दिन इनके गांव में भी ये इसी टाइप के कुछ राइट्स हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना गांव छोड़ के भागा जाए, क्योंकि इससे पहले भी ईद के दिन इनके गांव में कुछ ऐसे
राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से लोगों के घरों में चोरी हुई थी, लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तो इसी डर से इन्होंने सोचा कि ये राइट्स कहीं इनके घर तक ना पहुंच जाए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना घर छोड़ के कहीं और जाया जाए या किसी और गांव में जाया जाए जब तक ये राइट्स खत्म नहीं हो जाते। तो दोस्तों बिल्किस बानो ने क्या किया, अपनी फैमिली के जितने भी लोग थे, 7 से 8 लोग जितने भी लोग थे, सभी को एक साथ मिलाया और उसके अलावा गांव के कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाया और एक साथ मिलके ये लोग किसी दूसरे गांव में चले गए। तो दोस्तों ये लोग टोटल 15 से 20 लोग हो गए थे और ये लोग एक से दूसरे गांव जा रहे थे। तो दोस्तों क्या हुआ, राइट्स धीरे धीरे करके पूरे गुजरात में फैल चुका था और ये राइट्स करीब 1 हफ्ते 10 दिन तक चला था। तो दोस्तों जैसे ही ये 28 फरवरी 2002 के दिन अपने गांव से निकले, उसके बाद इन्होंने 3-4 गांव चेंज किए। तो दोस्तों क्या होता है, ये छप्परवाड़ गांव के पास पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि पास में राइट्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस डर से ये लोग क्या हुआ, एक खेत में जाके सारे लोग छुप गए। तो जो राइट्स वाले लोग थे, जो राइट्स कर रहे थे, उनको किसी तरीके से पता चल गया कि कुछ लोग उस खेत में छुपे हुए हैं। तो वो सारे लोग उस खेत में जाते हैं और उस खेत में जितने भी लोग छुपे हुए थे सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी लोग छुपे हुए थे, कुछ लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन जो लोग भाग नहीं पाते, जैसे लेडीज हो गए, बूढ़े लोग हो गए या जो बच्चे हो गए, उन लोगों को वो राइट्स वाले सभी मिलके मारने लग जाते हैं। तो दोस्तों बिल्किस बानो की एक 3 साल की बेटी थी, तो वो राइट्स वाले क्या करते हैं, उनकी बेटी को पत्थर पे पटक पटक के मार देते हैं जान से। और उसके बाद क्या होता है, बिल्किस बानो को भी बुरी तरीके से मारा जाता है और बिल्किस बानो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद जो राइट्स वाले लोग थे, उनमें से 15-20 लोग मिलके बिल्किस बानो के साथ रेप करते हैं। और फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बिल्किस बानो के साथ उनकी चाची, उनकी ननद और उसके अलावा उनके और दूसरे फैमिली मेंबर के लोग भी थे, तो उनके साथ भी यही घटना होती है, उनके साथ भी रेप किया जाता है और जो छोटे बच्चे थे उनको मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग थे सभी को मार दिया, जितने भी लेडीज थी और बाकी लोगों को मार दिया। और वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो बेहोश हो जाती हैं। तो जो ये राइट्स वाले लोग थे, इनको लगता है कि शायद बिल्किस बानो की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन बिल्किस बानो बेहोश पड़ी हुई थी। तो वो सारे राइट्स वाले वहां से चले जाते हैं। करीब 3-3.5 घंटे बाद बिल्किस बानो को होश आता है। जैसे ही उनको होश आता है, वो देखती हैं कि उनके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है और वहीं दूसरी तरफ उनकी 3.5 साल की बेटी की भी मृत्यु हो चुकी है। उनके पेट में जो बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी उस टाइम। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो नोटिस करती हैं उनके पास एक बच्चा पड़ा हुआ है, मतलब किसी और का बच्चा होता है, सिर्फ वो जिंदा है और उसके अलावा एक और आदमी होता है, वो जिंदा है। बस 3 लोग जिंदा हैं, बाकी जो 20 लोग थे वो सारे लोग मारे जा चुके थे या कुछ 1-2 लोग किसी तरीके से जान बचा के भाग भी चुके थे। उसके बाद क्या होता है, बिल्किस बानो उस खेत से निकलती हैं और एक पड़ोस के घर में जाती हैं। वहां से वो कपड़े का इंतजाम करती हैं और उसके बाद उनको साइड में एक होम गार्ड दिखता है, जो पुलिस वाले होते हैं, होम गार्ड, उनके पास जाती है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। तो जो वो होम गार्ड होता है, बिल्किस बानो की मदद करता है और बिल्किस बानो को लीम खेड़ा जो एरिया होता है वहां के पुलिस स्टेशन में ले जाता है और उनसे बोलता है बिल्किस बानो से कि आप कंप्लेन दर्ज कराइए। उसके बाद बिल्किस बानो कंप्लेन दर्ज कराती हैं। तो दोस्तों जो कांस्टेबल जो कंप्लेन दर्ज करता है उसका नाम होता है सोमाबाई गौरी। इस नाम को आप याद करके रखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राइट्स के दौरान बहुत सारे जो मानव अधिकार आयोग या संस्थाएं होती हैं वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और ये लोग जगह जगह कैंप बना लेते हैं लोगों को सहारा देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो इसी तरीके से बिल्किस बानो भी एक कैंप में चली जाती हैं। वहां पर जो लेडीज लोग होती हैं, जो कैंप के जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे बात करती हैं बिल्किस बानो और अपनी घटना के बारे में बताती हैं कि इस तरीके से इनके परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ इनके साथ भी बुरा व्यवहार हुआ है या इनके साथ भी गैंगरेप हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद मानव अधिकार के लोग क्या करते हैं, इनको एक हॉस्पिटल भेजते हैं जांच करवाने के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए। तो दोस्तों इनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, वहां पे इनका मेडिकल टेस्ट होता है और इसके बाद इनका केस तो पहले ही रजिस्टर हो चुका था, जो कि सोमाबाई गौरी ने, जो कांस्टेबल था, उसने केस रजिस्टर किया था। उसके बाद बिल्किस बानो का केस चलता है और पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। तो पुलिस को जांच के दौरान बहुत सारी डेड बॉडी मिलती है, जो कि इसके फैमिली के लोग ही थे, जो इधर उधर पड़े हुए थे खेत में, या कई लोगों की जो लाशें थी वो कहीं और भी दूसरे एरिया में भी पड़ी हुई थी। इस तरीके से 7 लोगों की लाशें को बरामद किया गया और उसके बाद पुलिस अपनी तरीके से जांच कर रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई राइट्स होता है या किसी के साथ उस राइट्स के दौरान जो भी हत्याएं होती है, चोरी या डकैत होती हैं, उन लोगों को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो पुलिस होती है 3-4 महीने तक जांच करती है,
उसके बाद 6 नवंबर 2002 के दिन जो पुलिस होती है वो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करती है, जिसको क्लोजर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था, पुलिस वाले ये बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी जांच करी, लेकिन जो कल्प्रिट है, जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, उन लोगों का पता नहीं चल पाया है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पुलिस वालों को बोलती है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से जांच नहीं करी है, आप लोग दोबारा जांच करिए, उसके बाद ही हम कुछ इस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, 2-4 महीने का और टाइम लेते हैं और दोबारा जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जांच में कुछ निकल के नहीं आता। उसके बाद दोबारा ये पुलिस वाले अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं और इस बार जो ये कोर्ट होती है इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और राजी हो जाती है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। उसके बाद जब बिल्किस बानो को इस बारे में पता चलता है तो बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करती है और बोलती है कि पुलिस वालों ने सही तरीके से जांच नहीं करी है और इस केस को सीबीआई के पास भेज दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर 2003 के दिन सीबीआई को इस केस को ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद सीबीआई इस केस को जांच करने लग जाती है। तो दोस्तों, जब सीबीआई इस केस को जांच करती है तो सीबीआई को इस केस में इतनी सारी कमियां निकल के आती हैं कि आप लोग जब सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, जब सीबीआई जांच करती है तो पता चलता है कि पुलिस वालों ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। शुरुआत में जो मेडिकल टेस्ट होता है किसी भी लेडी का गैंग रेप के बाद या रेप के बाद, उस मेडिकल टेस्ट को भी सही तरीके से नहीं किया गया था। जो डॉक्टर थे, जो मेडिकल टेस्ट करने वाले थे, उन्होंने पहले लेडी को बोला कि 2 दिन बाद आना, ताकि जो एविडेंस होते हैं उस एविडेंस को कलेक्ट ना किया जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से सबूत के साथ छेड़छाड़ किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो ने जो एफआईआर लिखवाई थी, तो जब वो एफआईआर लिखवा दी थी तो उन्होंने काफ़ी लोगों के नाम लिए थे। तो दोस्तों, जो वो लोग राइट्स कर रहे थे वो आसपास के गाँव के ही लोग थे और बिल्किस बानो काफ़ी लोगों को पहचानती थी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखवाए थे। लेकिन जो कांस्टेबल था सोमाबाई गोरी, उन्होंने उन लोगों के नाम नहीं लिखे। और वहीं दूसरी तरफ कांस्टेबल ने उस एफआईआर में ये भी मेंशन नहीं किया कि इनके साथ रेप हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है। उन्होंने बस कुछ चीज़ों को उसमें मेंशन किया था कि इनके परिवार के लोगों को मार दिया गया राइट्स के दौरान। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बिल्किस बानो थे उनके परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया था और उनकी लाशें भी बरामद हो गई थी। उसके बाद सीबीआई वालों ने क्या किया, उन लाशों को जहाँ पे गाड़ा गया था उन लाशों को दोबारा निकाला। तो जब सीबीआई वालों ने उन लाशों को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि उन लाशों के शरीर में गर्दन तो थे ही नहीं। और बाद में सीबीआई वालों को ये भी पता चला कि जानबूझ के जिन डॉक्टरों ने इसकी जांच करी थी उन डॉक्टरों ने इनके गर्दन को काट के अलग कर दिया था, ताकि बाद में ये पहचाना ना जा सके कि किसका शरीर है। उसके बाद सीबीआई वालों ने 19 अप्रैल 2004 के दिन अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करी और उस रिपोर्ट में करीब 20 लोगों के नाम डाले। उनमें से 11 लोग तो वो जो राइट्स वाले थे और बाकी 7 से 8 लोग वो लोग शामिल थे, जैसे कि 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर, जिन्होंने सबूत के साथ छेड़छाड़ करी थी और जिन्होंने इन राइट्स वालों को बचाने की कोशिश करी थी। तो करीब करीब 20 लोगों के नाम इस रिपोर्ट में शामिल हुए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इन 20 लोगों के नाम कोर्ट में दिए जाते हैं, जो बिल्किस बानो थी उनको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। उनको बोला जाता है कि इस केस को वापस लो, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद बिल्किस बानो क्या करती है, कोर्ट में इन सारी बातों को रखती हैं और बोलती हैं कि गुजरात में शायद उनको न्याय ना मिल पाए, इसलिए इस केस को किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, इस केस को गुजरात से महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया जाता है और महाराष्ट्र में काफ़ी टाइम तक ये केस चलता है। करीब 21 जनवरी 2008 तक महाराष्ट्र में ये केस चलता है और 21 जनवरी 2008 के दिन जितने भी 20 आरोपी थे उनको सजा सुनाई जाती है। इन 20 आरोपियों में से 11 लोगों को दोषी पाया जाता है और इन 11 लोगों को हत्या और बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ 7 लोगों को बरी कर दिया जाता है सबूत के अभाव में, और बाकी 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों, जब इन 11 लोगों को सजा मिल जाती है उसके बाद बिल्किस बानो कोर्ट जाती हैं और कोर्ट में अपनी एक बात रखती हैं कि क्योंकि इनके परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया है और इनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है, तो इनको मुआवजे की कुछ राशि दी जाए और वहीं दूसरी तरफ इनको रहने के लिए घर और सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है और कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को यह ऑर्डर देती है कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए, सरकारी नौकरी और एक रहने का घर दिया जाए।
जाए। तो दोस्तों जब बिल्किस बानो का इंटरव्यू लिया जाता है तो उस इंटरव्यू में ये भी पता चलता है कि बिल्किस बानो को जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, कोर्ट केस चल रहे थे, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनको कई सारे घर चेंज करने पड़े। मतलब इस केस के दौरान करीब इनको 40 से 50 बार घर चेंज करने पड़े, क्योंकि इनको मारने की धमकियां मिलती थी और कई लोग इनको अपने घर में रहने भी नहीं देते थे जब लोगों को पता चलता था इस केस के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये सारे लोग अपनी सजा काट रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो भी संतुष्ट थी कि जिन लोगों ने उनके परिवार के साथ बुरा किया उन लोगों के साथ भी बुरा हुआ, उनको सजा मिल गई। लेकिन 2022 के दौरान मतलब कोरोना के टाइम पे उन आरोपियों में से एक आरोपी था राधे श्याम शाह। वो क्या करता है, गुजरात गवर्नमेंट से ये अपील करता है कि उसको प्री मेच्योर रिलीज का फायदा मिले। मतलब प्री मेच्योर रिलीज क्या होता है, 1992 में एक एक्ट बना था। इस एक्ट में कुछ रूल थे कि अगर कोई बंदा करीब 14 से 15 साल तक जेल में रह चुका है, उसका नेचर अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसने ज़्यादा संगीन क्राइम नहीं किया है, तो अगर वो गवर्नमेंट से अपील करता है तो गवर्नमेंट पहले उस केस को देखेगी, उसके बाद किसी स्पेशल दिन पे मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी 2 अक्टूबर के दिन उन सारे लोगों को रिलीज कर देगी अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इस तरीके से क्या होता है, जो राधे श्याम शाह थे उन्होंने प्री मेच्योर रिलीज के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी गुजरात गवर्नमेंट में 2022 में। तो क्या होता है, गुजरात गवर्नमेंट क्या करती है, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और 2022 में इन लोगों को, जितने भी 11 लोग थे, क्योंकि ये 11 लोगों को एक साथ सजा मिली थी, तो इन 11 लोगों को रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही ये 11 लोग अपने गांव पहुंचते हैं, वहां पे इन लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, इनके लिए अलग से पार्टी रखी जाती है, इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई ये महान काम करके आए हैं। उसके बाद जो ये वीडियो थी ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और गुजरात गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो आप लोगों ने इनको ऐसे रिलीज कर दिया। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट बोलती है कि इन्होंने 14 साल से भी ज़्यादा की अपनी सज़ा काट ली थी, उसके अलावा इनका जेल में बिहेवियर अच्छा था इसी वजह से, और इनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी थी इस वजह से इनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद बिल्किस बानो क्या करती हैं, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती हैं और बोलती हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इन लोगों ने मेरी फैमिली वालों को मार दिया, मेरे साथ रेप किया, मेरी बच्ची को मार दिया, और इन लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है, ऐसे बेरहम लोगों को। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट बिल्किस बानो की इस अपील को जांच करती है, देखती है, और कोर्ट को पता चलता है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास ये राइट्स ही नहीं थे इन लोगों को रिलीज करने का, क्योंकि जो ये केस था ये महाराष्ट्र में केस ट्रांसफर हो चुका था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये राइट था इन लोगों को रिलीज करने का या ना रिलीज करने का, जो भी ये डिसीजन लेती महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी पावर का मिसयूज किया। उसके बाद क्या होता है, जो कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, वो इन सारे लोगों को बोलती है कि आप लोग 2 हफ्ते के अंदर सारे लोग सरेंडर कर दो, नहीं तो आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ा जाएगा और जो लोग भागने की कोशिश करेंगे उन लोगों को मार दिया जाएगा। उसके बाद इन लोगों को टाइम दिया जाता है, ये सारे लोग 8 जनवरी 2024 के दिन, मतलब आप समझ रहे हो अभी कुछ महीने पहले ही ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्किस बानो ने अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ा और अपने आप को भी इंसाफ दिलाया और साथ ही साथ अपने परिवार को भी इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कार सेवक थे जिनके साथ ये सब हुआ, ये सारी घटनाएं हुई, उन लोगों के साथ भी बुरा हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई भी चीज़, क्योंकि आप एक बात देख रहे हो कैसे लिंकअप हुआ, पहले बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद उस बाबरी मस्जिद के लिए कार सेवक गए और उन कार सेवकों के ऊपर ऐसे हमला हुआ, उस हमले के बाद गुजरात में राइट्स हुए, उस राइट्स की वजह से कितने सारे लोगों के साथ रेप हुआ, कई सारे लोगों को मार दिया गया। तो आप लोग देख रहे हो कैसे एक घटना की वजह से एक दूसरी बड़ी घटना होती है। तो इसलिए किसी भी हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता, आप लोग अपने राइट्स के लिए अहिंसा के थ्रू भी लड़ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। मैं चाहूंगा आप मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छे और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।